आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोर मॉडल। बोर मॉडल ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो बोर का मॉडल जो था उसमें उन्होंने एज्यूम किया था या ये बताया था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है जेड ई प्लस जो होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। इसको फिक्स मान के उन्होंने अपना मॉडल दिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करता है, जिसके वजह से हम यहाँ पर कंसीडर करते थे सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एम ई को हम कंसीडर करते थे सिर्फ। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन जो पिक्चर होती है एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये नहीं होता है इस तरह से। एक्चुअली जो एटम होता है, एटम के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस भी जो है फिक्स नहीं होता है सेंटर पर, वो भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है अपने सेंटर ऑफ मास के थ्रू, मास के अबाउट, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करता है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो अगर न्यूक्लियस अपने जगह से रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो पूरी की पूरी पिक्चर जो है एटम की वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, पूरा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब बोर मॉडल जो था वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर दूसरी तरफ, दूसरा उसका एक व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे, इस फिगर में हम समझते हैं। अभी तक हम मानते थे कि एटम में यह क्या है, सेंटर पर होता है न्यूक्लियस और ये फिक्स होता है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हम देख सकते हैं प्लस जेडी, और ये क्या करता है, ये अपने सेंटर ऑफ मास सी एम, जिसको हम देख सकते हैं इस फिगर में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या हो, एम ई है। और यहाँ पर हम न्यूक्लियस का मास मान रहे हैं, इसका मास एम एन है, कैपिटल एम, और एन लगा है मतलब न्यूक्लियस के लिए है, ठीक है, और स्मॉल एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड और साथ साथ अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस एक जगह फिक्स ना होके, सेंटर पे ना होके, वो क्या करता है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसको अगर डिस्टेंस देखें तो सेंटर ऑफ मास से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है r1 है, सेंटीमीटर के टर्म में हम लिए हैं। और सॉरी, सेंटर ऑफ मास, ये cm क्या है, सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। और इसको हम p पॉइंट अगर होने तो p पॉइंट पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब p पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ मास से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो r2 है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लगते हैं जो कि बैलेंस करते हैं, जो कि बोर ने बताया था किस तरह के। एफ ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मतलब ये कोलम्बियन फोर्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज इसको हम बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस का प्लस जेडी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस की वजह से कोलम्बियन फोर्स दोनों में लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर पाता है। और इसको बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एफ सी एफ देख सकते हैं। सी एफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इसको बैलेंस कर पाता है। तो अब जब ये न्यूक्लियस और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो जो नया यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का अगर कॉन्सेप्ट देखें, अगर यहाँ पर इस तरह से देखें, इन दोनों रेडियस को देखें, इस सिर्फ इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे बना लें, अगर लेट्स से हमारे पास इस तरह से पिक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियस जेड ई प्लस जेड ई एक्चुअली, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हम ये वाली लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉइंट है, पी पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r1 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2 है, जो कि हम देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, ये होगी r के, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उसकी डिस्टेंस क्या है, r है। तो यहाँ से अगर r1 और r2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r1 इक्वल्स टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू r डिवाइड बाई आ जाएगा हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और साथ ही साथ एंड हम लिख सकते हैं r2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू r, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी स्मॉल m है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस एंड प्लस हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
तो इस तरह से हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, क्योंकि जब न्यूक्लियस अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जो इफेक्टिव मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम ये फिर मान लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका सेंटर ऑफ मास से, वो बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम करके चलें, यहाँ पर मान लेते हैं लेट R1 जो है मच लेस देन है R2 के, ठीक है। अगर R1 की डिस्टेंस देखें उसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब न्यूक्लियस की, और इलेक्ट्रॉन की देखें सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो काफ़ी ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास से, और न्यूक्लियस की बहुत कम है। मतलब न्यूक्लियस एक तरह से हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखें, उसके ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में देखें, तो न्यूक्लियस की ऑर्बिट को हम मान सकते हैं वो रेस्ट पे ही है। इसी तरह से हम मान लेते हैं इसको कि वो फिर से वो रेस्ट पे है। न्यूक्लियस को हम अज्यूम करते हैं कि वो रेस्ट पे ही है, ठीक है, फिक्स है वो सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडियस बहुत कम है सेंटर ऑफ मास के, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अब वो क्या होगा, टोटल सिस्टम के मास जो होगा रेड्यूस मास होगा, रेड्यूस मास के इक्वल होगा। तो अगर रेड्यूस्ड मास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोल सकते हैं रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम या ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस मास क्या होगा, न्यूक्लियस के मास के वजह से यहाँ पर आएगा, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम रिप्लेस कर देंगे रिड्यूस मास से। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा हमारा एम एन इंटू एम ई, और डिवाइड बाई हो जाता है क्या, एम एन और प्लस एम ई के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर थ्योरी बोल सकते हैं, जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस क्या होती है, बोर मॉडल की जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की किसी भी ऑर्बिट के लिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, nth ऑर्बिट की रेडियस होती है आर एन इक्वल्स टू आता है हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो कि बोर ने बताया था। ये क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई होता है 4 पाई स्क्वायर इंटू होता है के इंटू होता है जेड ई स्क्वायर इंटू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो मास पे डिपेंड करती है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस जो है या nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई एम ई के, ठीक है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे। नाउ हम रिप्लेस कर रहे हैं एम ई को म्यू ई से, ठीक है। तो यहाँ से एक नया आर आ जाएगा जो कि होगा आर एन डैश। तो आर एन डैश हमारा आ जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू हो जाएगा म्यू ई के। अब म्यू ई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। म्यू ई की वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं एम एन एम ई डिवाइड बाई एम एन प्लस एम ई है, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू हो जाएगा एम एन सॉरी इंटू आ जाएगा एम एन प्लस एम ई, ठीक है, एंड डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू हो जाएगा एम ई और इंटू एम एन के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया जो रेडियस है, जो रेडियस होगी अब इस केस में जो रेडियस होगी किसी भी ऑर्बिट की वो क्या आएगी, वो आर एन डैश आ जाएगी, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस काफ़ी यहाँ पर इफेक्ट है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो भी क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो, या इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं आर एन डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आर एन मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा एम ई डिवाइड बाई हो जाएगा म्यू ई के, ठीक है। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, आर एन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अगर इसको मल्टीप्लाई करके दें दो पार्ट में करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं जो आर एन होता है वो क्या होता है, अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दें तो हम जानते हैं चूँकि आर एन इक्वल्स टू होता है 0.529 इंटू होता है एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर
पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो है यहाँ से इस तरह बन जाएगा, आर एन डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा एम ई डिवाइड बाई हो जाएगा म्यू ऑफ ई के, रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं ये फार्मूला आ गया है, ठीक है। रिड्यूस्ड मास का रिड्यूस्ड मास का टर्म में हमारे पास जो नई रेडियस है किसी भी ऑर्बिट की, जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की रेडियस हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आर एन हमने यहाँ पर लिए हैं, तो nth ऑर्बिट की रेडियस जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो ये होगी, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर रेडियस इस तरह है तो अब हम उस ऑर्बिट में जहाँ पर जिस ऑर्बिट की रेडियस ये है आर एन है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी अगर वेलोसिटी देखें तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की बात करें तो nth ऑर्बिट की अगर देखें तो बोर ने जो दिया था अकॉर्डिंग टू बोहर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v इक्वल्स टू होती है या वी एन इक्वल्स टू होगी, क्योंकि nth ऑर्बिट में है। तो वी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 2 पाई इंटू के इंटू होता है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई होता है एन एच के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मास का टर्म नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी जो है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एम ही है, ठीक है। इस वजह से जो वी एन डैश होगा, अगर वी आर एन डैश के टर्म में देखें तो वी एन डैश जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ये होगा वी एन के इक्वल, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उस ऑर्बिट में वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी जो कि बोर ने बताई थी। अब इसके साथ साथ अब एनर्जी को भी अगर देखें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, अगर अकॉर्डिंग टू बोर देखें, बोहर ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू बोहर ने जो थ्योरी दी थी अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो nth स्टेट में किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, वो होती है हमारी ई एन इक्वल होती है हमारा -2 पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई टू द पावर 4 एम ई एंड डिवाइड बाय होता है एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर के, ठीक है। सो ये बोहर एटम की एनर्जी है, कोई भी एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का जो एनर्जी होता है बोहर ने ये दिया था। तो जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है, मास पर डिपेंड करती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम क्या अगेन यहाँ पर पुट कर देंगे, रेड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नई एनर्जी जो होगी कौन से सिस्टम के लिए, इस वाले सिस्टम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करता है अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर देखें तो ई एन इक्वल्स टू हो जाएगा, ये सब बाकी चीज़ें सेम रहेगी, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 इंटू एम ई की जगह पे आ जाएगा म्यू ई, ठीक है, एंड डिवाइड बाई हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। म्यू ई की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ई एन डैश इक्वल आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, म्यू ई की वैल्यू होती है मास ऑफ एन मतलब न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम एन प्लस हो जाएगा एम ई के, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ जो है न्यूक्लियस दोनों यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, रिड्यूस मास हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब अगर इसको लिखें तो और सिंपल वे में इसको हम लिख सकते हैं, और सिंपल वे में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ई एन डैश जो होगा एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी माइनस, या इसमें इसको हम लिख सकते हैं अगर ई एन के टर्म में लिखें तो इसको अगर देखें आप इस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ई एन है हमारा जो, ठीक है। तो ई एन का टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई एन एंड मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा म्यू ऑफ ई डिवाइड बाई एम ऑफ ई,
ठीक है। म्यू ई क्या है, रेड्यूस्ड मास, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो हम जानते हैं जो ई एन होता है, हाइड्रोजन एटम के केस की बात करें, फॉर एच एटम, ई एन इक्वस टू होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, ई एन इक्वस टू कितना होता है, ये होता है -13.6, ठीक है, इंटू होता है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के। ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास जो ई एन डैश है वो आ जाएगा यहाँ से। सो ई एन डैश इक्वल हो जाएगा हमारा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा म्यू ई डिवाइड बाई एम ई के। ठीक है। सो हम देख सकते हैं हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई है एनर्जी की। ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा एनर्जी का। तो किसी भी लेवल की अगर एनर्जी निकालनी है, जिस केस में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, तो हम देख सकते हैं उसकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ई एन डैश है, इसकी एनर्जी जो है, जो एक्चुअल एनर्जी होती है, मतलब ई एन जो होती है, ई एन से ई एन डैश की अगर बात करें तो क्या है, कम है कुछ। ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर म्यू ई बाई एम ई करेंगे तो यहाँ पर म्यू एन का टर्म है, म्यू एन का टर्म की वजह से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो ई एन के कंपेयर में हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो ई एन है वो ग्रेटर होगी ई एन डैश से। और ये क्यों आ रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अगर न्यूक्लियस को फिक्स मानते हैं तो हमारी एनर्जी ई एन होती है, और न्यूक्लियस को अगर मान लेते हैं कि वो भी मोशन कर रहा है, मोशन में है, तो ई एन डैश हो जाता है एनर्जी। और इस वजह से, मोशन की वजह से, उसका जो मास है न्यूक्लियस का वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो होती है कम हो जाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से न्यूक्लियस का मास जो है वो पूरे के पूरे एटम पे किस तरह इफेक्ट होता है उसका, जब वो रोटेट करता है अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।